कोई भी फसल को ग्रोथ होने के लिए 14 अलग अलग तरीके के इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे हमारी बॉडी को भी ग्रोथ होने के लिए क्या लगता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन की आवश्यकता होती है, वैसे ही फसल को ग्रो होने के लिए भी कुछ न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, जिसमें कुछ ज्यादा मात्रा में लगते हैं, कुछ कम मात्रा में लगते हैं। ज्यादा मात्रा में जो लगते हैं उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो कम मात्रा में लगते हैं उसे माइक्रो, माइक्रो मतलब क्या, कम, और मैक्रो मतलब ज्यादा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? एन, पी, के, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, ये ज्यादा मात्रा में लगते हैं, है ना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, निकेल, मोलिब्डेनम। ये भी फसल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये कम मात्रा में लगते हैं, है ना। तो यहां पर ये अगर 14 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर फसल को मिल गए तो फसल की ग्रोथ क्या होगी, बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो यहां पर हमारे किसान भाई, क्या ये न्यूट्रिएंट जो है ये जमीन में रहते हैं क्या, और ये फसल ग्रो करने के लिए क्यों जरूरी है, वो थोड़ा देखते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट जो है ये जमीन के अंदर ऑलरेडी, ये कहां से मिलते हैं? जमीन के अंदर ही रहते हैं। हमारे जमीन के अंदर ये पहले से रहते थे, लेकिन हमने केमिकल का इस्तेमाल कर करके ये नेचुरल तरीके से जमीन के अंदर बनने वाले, ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, लेकिन इनको हमने केमिकल का इस्तेमाल कर करके इनको खत्म कर दिया है, नेचुरल तरीके से ये बनते ही नहीं। तो हमारे किसान भाई अभी क्या करते हैं? हमारे किसान भाई मार्केट में जाते हैं और बोरी उठा के लाते हैं, किसकी? यूरिया की बोरी। उसमें लिखा रहता है नाइट्रोजन, यूरिया 46% एन नाइट्रोजन लिखा रहता है ना यूरिया की बोरी पे। 10, 26, 26 है ना, रेशो रहता है बोरी के ऊपर कि उसमें 10% जो है ये नाइट्रोजन है ना, उसके अंदर 26% फॉस्फोरस है और 26% पोटासियम यानी कि है पोटास है, ऐसा उसके ऊपर रेशो लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा वो भी मैं बता देता हूं। कई बार हमारे जो कुछ हमारे बीच में बहुत सारे लोग जो है ये सिटी में रहने वाले, उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो बता देता हूं। होता क्या है कि जो बोरी होती है वो होती है लगभग 50 केजी की, है ना, और उसके ऊपर लिखा रहता है एनपीके का रेशो। अभी ये जो रेशो होता है ये होता है 100 केजी का, मतलब 100 केजी का वो रेशो होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर आप 100 केजी 100 केजी आप यानी कि 2 बोरी जब आप डालोगे तब जाके वो आपको वो केजी में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या, आपने अगर यूरिया की 50 केजी की बोरी लाई और उसमें लिखा है कि 46% नाइट्रोजन है ना, तो उसमें से आपके खेत में नाइट्रोजन क्या उसमें से 46 केजी मिलेगा क्या? नहीं, उसमें से सिर्फ 23 केजी मिलेगा। कितना? 23। 46 नहीं, एक बोरी में कितना लिखा है उन्होंने, परसेंटेज लिखा हुआ है ना 46 है ना, तो उसमें से कितना मिलेगा? सिर्फ 23। जब हम 2 बोरी डालेंगे, जब दो बोरी डालेंगे तब 46% यानी कि 46 केजी उसमें से मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने 100 केजी 100 केजी यूरिया अगर हमने हमारे खेत में डाला 100 केजी, तो उसमें से 46 केजी हमें मिलेगा एन मतलब नाइट्रोजन। तो बाकी का बचा हुआ 54% क्या है? 54 केजी क्या है? वो ऐसा मटेरियल है कि जो हमारे जमीन को बिल्कुल काम का नहीं है, जमीन को पूरी तरीके से हार्ड बना रहा है। जमीन के अंदर जो नेचुरल तरीके से ये सारे न्यूट्रिशन बनते थे, केचुए थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उन सबको खत्म करने का काम वो 54% जो है ये यूरिया का जो बाकी का जो मटेरियल है वो कर रहा है। तो आप सोचो हमारे किसान भाइयों ने आज तक हमारे जमीन के अंदर कितना यूरिया, कितना डीएपी, कितना पोटाश डाला है। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये पहले जमीन में नेचुरल तरीके से बनते थे, लेकिन ये हमने पूरी तरीके से केमिकल का इस्तेमाल कर करके, केमिकल का खाद इस्तेमाल करके पूरी तरीके से वाट लगा दी है। आप अगर देखेंगे कि जमीन जो है हार्ड होती जा रही है ना, आप देखेंगे कई जगह की जमीन जो है उसके ऊपर सफेद कलर का लेयर आने लग गया है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर है वो पर्कुलेट ही नहीं हो रहा है, जो क्षार है जमीन के अंदर का
वो ऊपर आ रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा है। तो ये बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है ये क्रिएट हो रहा है। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है कि जो किसान भाइयों की जमीन अच्छी कर सकता है और ये सफिशिएंट न्यूट्रिएंट जो है ये हम फसल को दे सकते हैं क्या? तो कौन से हमारे प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से ये न्यूट्रिएंट मिलेगा? तो हमारे पास जमीन के अंदर से देने के लिए एनपीके हमारे पास ये बैक्टीरिया है। अभी बहुत बार मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको भी पूछा जाता है कि सर हमारी ये एनपीके में एनपी की बोतल यहाँ पर कितना प्रतिशत एन है, कितना प्रतिशत पी है, कितना प्रतिशत के है, पूछते होंगे, आपको भी पूछते होंगे, है ना? इसमें ऐसा कोई प्रतिशत नहीं है ना? इसके अंदर नेचुरल तरीके से बैक्टीरिया है। ये इसके अंदर क्या है? बैक्टीरिया है। इसके बोतल के अंदर कोई परसेंटेज नहीं है, इसके अंदर बैक्टीरिया है। अभी ये बैक्टीरिया है, फिर तो इसको एनपीके क्यों कहते हैं? फिर तो ये क्या काम करते हैं? देखो, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि जमीन के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं कि जो जमीन के अंदर काम करते हैं और जमीन को नेचुरल तरीके से एनपीके प्रोवाइड करने का काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हवा में से जो एन होता है नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करते हैं, कुछ जमीन के अंदर से बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं ऐसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं कि जो नेचुरल तरीके से यहाँ पर फसल को नेचुरल तरीके से एनपीके अवेलेबल देने का काम करके देते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या है? फिर हमारे प्रोडक्ट के अंदर इस तरीके के बैक्टीरिया है। ये पहली बार शायद आप ये इमेज देख रहे होंगे, मैं आपके सामने ये इमेज दिखा रहा हूं। ये अजोटोबैक्टर है। ये हमारे नाइट्रोजन यानी कि एन की जो बोतल है इसके अंदर ये बैक्टीरिया है। कौन सा? आपको कई बार पूछा जाता है कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि हमारे जो नाइट्रोजन की बोतल है, एन की बोतल है, उसके अंदर अजोटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया है कि जो जमीन के अंदर जाके जमीन में नेचुरल तरीके से यानी कि नेचुरल तरीके से और हवा में से नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करके फसल को देने का काम ये बैक्टीरिया करता है। ये बैक्टीरिया क्या है? ये अपना बहुत काम का बैक्टीरिया है। ये फसल के जमीन के अंदर रहता है। कुछ कुछ फसल के अंदर भी ये बैक्टीरिया रहता है। कुछ कुछ फसल के अंदर भी, उनके रूट्स के अंदर भी ये बैक्टीरिया जो है ये रहता है। ग्राउंडनट्स जो होती है उसकी जो जड़ें होती है उसके अंदर ये जो है ये अजोटोबैक्टर जो है ये रहता है। तो ये बैक्टीरिया क्या काम करता है? जमीन के अंदर से नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करके फसल को देने का काम करता है। उसी के बाद जो पी है यानी कि फास्फोरस जो है उसके अंदर फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। के के अंदर कैल्शियम वाला बैक्टीरिया नहीं है। के मतलब पोटाश सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। तो ऐसे तीन अलग अलग कैटेगरी के इसके अंदर बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि जमीन के अंदर जाके या फसल में से एनपीके और हवा में से एनपीके एब्सॉर्ब करके उस फसल को देने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। तो कई बार हमारे जो किसान भाई है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर रेशो क्या है। तो इसके अंदर कोई रेशो नहीं, लेकिन ये इस तरीके के बैक्टीरिया जमीन के अंदर अगर रहेंगे तो आपको 4 साल के बाद 5 साल के बाद आपको केमिकल का यूटिलाइजेशन, केमिकल खाद डालने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है इनकी तादाद इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी अगर 3-4 साल अगर लगातार आप अगर इसका इस्तेमाल करते रहोगे, गोबर खाद का इस्तेमाल इसके साथ थोड़ा बहुत करते रहोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 3 से 4 साल के बाद आपको आपके खेत में किसी भी तरह का मार्केट से जो है एनपीके, यूरिया, डीएपी डालने की जरूरत नहीं रहेगी। आपकी जमीन पहले जैसी मुलायम हो जाएगी। जमीन के अंदर एरिएशन अच्छी तरीके से होगा। जमीन के अंदर पर्कुलेशन बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर होगा पानी का। तो ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी फसल को बहुत बेनिफिशियल है। तो आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसको हम केमिकल का इस्तेमाल कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है उसके पहले एक थोड़ा टॉपिक है उसके ऊपर बात कर लेता हूं। यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है कि इसके अंदर CFU 1 ml इंटू 10⁻12 ऐसा कुछ तो दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ये जो है ना ये जो बॉटल है इसके अंदर बैक्टीरिया तो है ही, लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या है पता है क्या?
वो लिक्विड ये है कि वो जो बैक्टीरिया है उसका खाद है, यानी कि वो बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके अंदर वो उसका खाद उसके अंदर डाल के हमने पैक करके उस बैक्टीरिया को दिया है। खाली बोतल में सिर्फ बैक्टीरिया भर के दे देते तो बैक्टीरिया मर जाएगा, तो वो जो है उसके अंदर हमने उसका खाना पैक करके उसको दे दिया है और उसके अंदर हमने बैक्टीरिया डाल दिया और उसका मल्टीप्लिकेशन होते रहता है। तो उसमें से 1 ml अगर आप निकालते हो और लैबोरेटरी में अगर टेस्ट करते हो तो आपको दिखेगा कि 1 ml में 10 का 12वां घात इतने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स है, इतने सक्षम बैक्टीरिया है कि जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी मार्केट में भी बहुत सारा लिक्विड बैक्टीरिया आता है 100%, लेकिन उसका कंपैरिजन आप अगर हमारे बैक्टीरिया से करोगे तो उसमें ये देखो कि इसमें 1 ml में कितने बैक्टीरिया है, उसको पूछो कि भैया 1 ml में कितने बैक्टीरिया है, 10 का 12वां घात है या 10 का 8वां घात है या 10 का 6ठा घात है, और उसकी प्योरिटी कितनी है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो बॉटल होती है ना, इसके अंदर दूसरे बैक्टीरिया भी घुस जाते हैं, मतलब क्या है, बैक्टीरिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, कॉन्टेमिनेशन हो जाता है। तो कई बार जो आप मार्केट से जो एनपीके लाते हैं उसमें कॉन्टेमिनेशन होता है, दूसरा जो अपने काम का बैक्टीरिया नहीं है, जो अपना शत्रु बैक्टीरिया है, वो भी उसके अंदर घुस जाता है क्योंकि उसका खाना है वहां पे। तो ऐसा कॉन्टेमिनेशन भी बहुत ज्यादा मात्रा में मार्केट के एनपीके में रहता है, हमारे जैसे जो सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं। तो इस तरीके के कंपैरिजन, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी प्योरिटी 100% है और उसी के साथ 1 ml में CFU मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स जो है वो है 10 का 12वां घात। तो ये भी आप कंपैरिजन की तौर पे कर सकते हैं। और किसान भाइयों को अगर इसका लगातार इस्तेमाल करके केमिकल का खर्चा अगर आपको कम करना है, केमिकल खाद का, तो क्या करना है, जहां पर हम 10 बोरी का इस्तेमाल कर रहे थे तो पहले साल क्या करना है, उसको वहां पर 7 से 8 बोरी इस्तेमाल करो और एनपीके के 2 सेट का इस्तेमाल करो। फिर अगले साल 6 से 7 बोरी इस्तेमाल करो, मतलब मार्केट का जो आप केमिकल खाद इस्तेमाल करते हैं। फिर 4 से 5 बोरी, फिर 2 से 3, फिर 1 बोरी, फिर 0 पे आओ। ये प्रोसेस है 3 से 4 साल का। अभी हमारे किसान भाई के पास हमारे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स आते हैं और बोलते हैं कि आप एक काम करो सर, आधा यूरिया डीएपी डालो और आधा हमारा डालो। देखो उससे, देखो अगर उसकी जमीन के अंदर सही, अगर उसके अंदर पोषक तत्व है, उसके खेत में वो अगर गोबर खाद इस्तेमाल कर रहा है या फिर ऐसे बहुत सारी चीजों का उसने इस्तेमाल किया है, केचुओं की खाद का इस्तेमाल किया है, उसके खेत में केचुए, तो 100% वो 50% पे पहले साल में ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर हर एक किसान को ऐसा बोलेंगे तो उसका तुरंत इंपैक्ट उसके फसल के ऊपर दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि फसल को अभी रेडीमेड चाहिए ना कुछ, जमीन के अंदर तो 0 है, तो वो तो नेचुरल तरीके से अभी तो जमीन के अंदर बन ही नहीं सकता ना। तो नेचुरल तरीके से बनने के लिए तो अभी टाइम लगेगा, उसके लिए 3 से 4 साल का पीरियड लगेगा, तब जाके वो 100% केमिकल फ्री केमिकल खाद नहीं डालेगा। लेकिन अभी तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो थोड़ा बहुत अभी हम डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे हम 4 साल का इसको प्रोसेस को पकड़ते हैं, तो जबरदस्त तरीके से धीरे धीरे कम करते जाओ और धीरे धीरे हमारा एनपीके बढ़ाते जाओ। 4 साल के बाद खेत में 1 बोरी भी डीएपी यूरिया मत डालो, 100% उससे ज्यादा फसल, ज्यादा उत्पाद उस किसान भाई का आएगा, ये हम गारंटी के तौर पे कह सकते हैं। उसका जो केमिकल खाद का खर्चा है वो 0 पे आ सकता है, लेकिन पहले ही साल आएगा क्या, नहीं। ये उसको समझाना है और वो भी समझेगा, क्योंकि उस जमीन को भी आदत हो चुकी है, एकदम से उसकी नशा अगर बंद कर दोगे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसान भाइयों को समझा सकते हैं। अभी इसको हम कैसे देख सकते हैं, बहुत बार मुझे क्वेश्चन आता है कि सर क्या एनपीके हम छिड़काव में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, एनपीके को छिड़काव में नहीं देना है। दूसरा, एनपीके जब आप तीनों बॉटल को मिक्स करके दे सकते हैं क्या? 100% तीनों बॉटल को मिक्स करके दे सकते हैं। जमीन के अंदर नमी होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अंदर के बैक्टीरिया को अगर जीवित रहना है, उसको अगर रिप्रोडक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसको नमी होना जरूरी है। आप अगर खाली खेत में अगर उसको पानी नहीं वहां पर अगर सिर्फ डाल दिया तो क्या हो जाएगा, वहां पर उसका फायदा कुछ भी नहीं होगा, बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन जमीन के अंदर नमी है तो वहां पर बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन 100% होगा। तो यहां पर हम
इसको ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इसको आप ड्रिंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं क्या, नोजल जो होता है उसको खोल के, जड़ों के पास नोजल खोल के भी उसको ड्रिंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं। उसी के साथ हम 250 लीटर की टंकी में 250 लीटर की टंकी में यहाँ पर एक जो है एक सेट जो पूरा एनपीके का वो मिक्स करके पानी में, उसके अंदर हम छोटी जो सलाइन की नली होती है वो हम मेन जो बहाव है वहां पे जहां पर हम खुला पानी दे रहे हैं वहां पे मेन बहाव से अगर हम वहां पर वो थोड़ा थोड़ा भी वहां से या फिर उसको होल कर दिया तो वहां से वो खेत में वो पानी के साथ वो बैक्टीरिया जो है ये मिक्स होते रहेगा। इससे होगा क्या, हमारा उद्देश्य की है कि ये बैक्टीरिया नमी जमीन के अंदर रहनी चाहिए और ये हमारे खेत में ये बैक्टीरिया फैल जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया हमारी जमीन के अंदर जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग और पोटाश सोल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरिया है ये उनका काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर ड्रिंचिंग में देना है तो हम 15 लीटर के पंप में 15 से 20-30 ml तक हम इसको ले सकते हैं। एनपीके दोनों को मिक्स करो और 15 से 30 ml तक मिक्स करके नोजल खोल के हम इसको जड़ों के पास हम इसका ड्रिंचिंग कर सकते हैं।